राजनीति, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कई छवियां घूम जाती हैं। कभी रंगीन पोस्टर, कभी जोशीले भाषण, कभी आरोपों की गूंज, तो कभी अदालत में लड़ते नेता। भारत में एक राजनीतिज्ञ की छवि पोस्टरों से कहीं ज्यादा जटिल है। आरोपों, कानूनी मामलों और सत्ता की लड़ाई के बीच हकीकत अक्सर शोरगुल में दब जाती है। आज हम उसी पर्दे को हटाने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की परतें खोलने जो भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर किरदारों में गिने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम जानेंगे कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की असलियत क्या है, कौन कौन से केस अभी लंबित हैं, कौन से बंद हो चुके हैं और किस तरह उनकी कानूनी यात्रा भारत की राजनीति और न्याय व्यवस्था को बदलने वाले नए कानूनों से जुड़ती है। सच, जैसा कि हम देखेंगे, सुर्खियों में छपी एक लाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और आधिकारिक जानकारी से। चुनावी हलफनामे। चुनावी हलफनामे, दस्तावेजों में दर्ज सच्चाई। भारत में हर बार जब कोई नेता चुनाव लड़ता है, उसे चुनाव आयोग के सामने एक शपथ पत्र देना होता है। इसमें उसकी आपराधिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक किया जाता है। यानी हर मतदाता के पास ये जानने का अधिकार है कि जिनके लिए वह वोट डाल रहा है, उनका असली रिकॉर्ड क्या है। 2004 लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने अपने हलफनामे में 3 लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख किया। ये केस कोई मामूली आरोप नहीं है। इनमें भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर धाराएं शामिल हैं, जैसे आपराधिक धमकी, अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, आगजनी से शरारत और मानहानि। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। इन मामलों में से कम एक केस में कानूनी चुनौती पहले ही शुरू हो चुकी है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने उस खास केस में अंतरिम आदेश जारी किया है, जिससे आपराधिक कार्रवाई फिलहाल स्थगित है। यानी लंबित का मतलब हमेशा सक्रिय ट्रायल नहीं होता। कई बार केस खुद ऊपरी अदालत में चुनौती के दौर में होता है। पर पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके सबसे चर्चित मामलों तक। षड्यंत्र और बरी होना, सोहराबुद्दीन और प्रजापति केस की गाथा। 2005 में गुजरात और राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति, सोहराबुद्दीन शेख, जो कथित रूप से हथियार तस्करी और वसूली में शामिल था, का सेंडाय का एनकाउंटर किया। उसकी पत्नी की भी हत्या हुई। 1 साल बाद उसके साथी और मुख्य गवाह तुलसीराम प्रजापति भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। 2010 में सीबीआई ने अमित शाह को आरोपित करते हुए चार्जशीट दायर की और उन्हें गिरफ्तार किया। उस समय शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। सीबीआई ने उन्हें किंगपिन और मुख्य षड्यंत्रकारी बताया। एजेंसी के मुताबिक फोन रिकॉर्ड्स में शाह और आरोपी पुलिस अधिकारियों के बीच बार बार संपर्क के प्रमाण मिले थे। ट्रायल को निष्पक्षता के लिए मुंबई स्थानांतरित किया गया, लेकिन दिसंबर 2014 में विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को केस से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सीबीआई का केस अधिकतर कानाफूसी और गवाहों के मुकरने पर आधारित था। एक अहम बात यह भी रही कि जज ने आरोपों में राजनीतिक रंग की बात कही और कहा कि शाह को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया। इस बरी होने को चुनौती देने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। सोहराबुद्दीन के भाई ने अपनी याचिका वापस ले ली। एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका भी बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यानी देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था ने कहा कि षड्यंत्र के आरोपों से शाह को जोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं था। ऐसा ही एक मामला इशरत जहां एनकाउंटर केस में भी सामने आया। 2004 के इस कथित फर्जी एनकाउंटर में भी अमित शाह का नाम जोड़ा गया था, लेकिन 2014 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है, इसलिए उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। न्यायिक बरी, राजनीतिक विवादों की चुभन। कानूनी तौर पर देखें तो अमित शाह को इन बड़े मामलों में बरी कर दिया गया। अदालत ने न सिर्फ सबूतों की कमी बताई, बल्कि यह भी कहा कि जांच एजेंसी के आरोपों में राजनीतिक उद्देश्य छिपा था। लेकिन जनता की नज़र में एक नेता का नाम ऐसे मामलों से जुड़ना ही सवालों को जन्म देता है। राजनीतिक मतभेद, मीडिया की सुर्खियां और विपक्ष के आरोप इस छवि को और जटिल बना देते हैं। नया अध्याय, कानून निर्माता के रूप में अमित शाह। अब आते हैं सबसे रोचक मोड़ पर। वही व्यक्ति जिसे कभी सीबीआई ने मुख्य षड्यंत्रकारी बताया, अदालत ने बरी किया,
आज भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कानून बनाने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है। 2004 के लोकसभा सत्र में अमित शाह ने 3 नए विधेयक पेश किए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बड़े संशोधन। इन विधेयकों का उद्देश्य पुराने अंग्रेजी कानूनों को हटाकर भारतीय न्याय प्रणाली को तेज, आधुनिक और प्रभावी बनाना है। इन संशोधनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कड़ी सजा, फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। साथ ही सरकार ने प्रस्ताव दिया कि अगर कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे जनता का विश्वास बना रहेगा और कोई भी मंत्री जिसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं शासन में बाधा नहीं बन सकेगा। राजनीतिक बहस, कानून, सत्ता और विपक्ष। जैसे ही ये विधेयक पेश हुए, विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन कानूनों को संविधान विरोधी और दमनकारी बताया। उनका डर है कि केंद्र सरकार इन कानूनों का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, ईडी के जरिए फर्जी मामले बनाकर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है और बिना दोष सिद्ध हुए भी राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती है। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिस व्यक्ति को अदालत ने राजनीतिक कारणों से फंसाए जाने की बात मानी, वही आज कानून बना रहा है जिससे विपक्ष को डर है कि उन्हें उसी तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। अमित शाह ने संसद में विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा, मुझे नैतिकता सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि नए कानून न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे और भ्रष्टाचार व अपराध के खिलाफ कार्रवाई आसान बनाएंगे। न्याय का नया चेहरा या राजनीतिक हथियार। इन नए कानूनों को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या ये कानून वाकई न्यायिक सुधार लाएंगे या जैसा विपक्ष कहता है, क्या ये सरकार को राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार दे देंगे? जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि ये कानून महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए न्याय को तेज और सुलभ बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इससे एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ सकता है। इन सबके बीच एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या कानून बनाने वाले खुद, जिनका नाम बार बार आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है, इन कानूनों के लागू होने के बाद निष्पक्ष जांच और प्रक्रिया सुनिश्चित कर पाएंगे? समय की कसौटी पर तथ्य बनाम धारणा। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? एक तरफ न्यायिक रिकॉर्ड साफ है। अमित शाह को सभी प्रमुख मामलों में अदालत ने बरी किया है। कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला और राजनैतिक साजिश के संकेत भी अदालत ने खुद दिए। दूसरी तरफ वर्तमान में 3 आपराधिक मामले उनके खिलाफ लंबित हैं, जिनमें से एक पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इसी समय वे ऐसे कानून बना रहे हैं जो नेताओं की भूमिका और कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या यह भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था की ताकत है या उसकी कमजोरी? क्या यह कहानी बताती है कि भारत में कानून का राज सर्वोपरि है, या यह दिखाती है कि राजनीति में कानून को सत्ता के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है? यह भी सोचने वाली बात है कि किसी नेता का नाम बार बार आपराधिक मामलों में आना, चाहे वह बाद में बरी हो जाए, जनता के विश्वास को कैसे प्रभावित करता है? क्या इससे राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है या संदेह और पोलराइजेशन? वर्तमान घटनाओं की रोशनी में यह स्पष्ट है कि अमित शाह की यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था और राजनीति के बदलते समीकरणों की भी कहानी है। उनके विधायी प्रयास देश को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कानून का इस्तेमाल सिर्फ न्याय के लिए हो, न कि राजनीतिक फायदे के लिए। आखिरकार दस्तावेजों में दर्ज तथ्य अपनी जगह हैं और सुर्खियों में बनी धारणा अपनी जगह। भारत के नागरिकों के लिए यह सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या हमारे नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई अदालत के फैसले में है या राजनीति के खेल में? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या अमित शाह का सफर टारगेट से आर्किटेक्ट बनने का है, या यह कहानी सत्ता, न्याय और राजनीति के उस जटिल रिश्ते की है जो आज भी चर्चा और विश्लेषण का केंद्र बना हुआ है? इतिहास के इस मोड़ पर आपके विचार और समझ ही तय करेंगे कि भारत में न्याय और राजनीति का संतुलन किस ओर झुका है।